फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे पार्ट 2 शेयर किया था ऑफ चैप्टर 1 द लास्ट लेसन, जिसके ऑथर हैं अल्फोंसो डॉडेट। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करिए फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 3। कल हमने पार्ट 2 जिस पार्ट से एंड किया था वो फिर से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने पार्ट 2 के एंड में पढ़ा था कि एम हैमिल अपने कुछ व्यूज़ रखते हैं रिगार्डिंग फ्रेंच लैंग्वेज। वो क्या बोलते हैं दैट फ्रेंच लैंग्वेज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लियरेस्ट, लॉजिकल एंड ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और वो अर्ज करते हैं अपने स्टूडेंट्स से और क्लास में जितने भी लोग मौजूद हैं वो उनसे बोलते हैं कि आई रिक्वेस्ट यू टू रिस्पेक्ट योर लैंग्वेज एंड गार्ड योर लैंग्वेज। वो ये भी बोलते हैं कि एज लॉन्ग एज पीपल आर एनस्लेव्ड, इफ़ दे हैव होल्ड ऑन देयर लैंग्वेज देन इट इज़ द की टू देयर प्रिजन। वो कहते हैं कि भले ही जर्मन लोगों ने फ्रेंच की जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अल्सॉस और लॉरेन पे कब्ज़ा कर लिया हो, भले ही ज़बरदस्ती जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया हो, भले ही ज़बरदस्ती ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हों, लेकिन फिर भी अगर हम फ्रेंच के लोग, अगर हम फ्रेंच पीपल अपनी लैंग्वेज पे विश्वास रखेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसे सबसे बचा के रखेंगे, तो एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि यही हमारी फ्रेंच लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी के तौर पर इस प्रिजन की, इस स्लेवरी की चाबी बन के बाहर आएगी। यहाँ पे प्रिजन क्यों बोला गया है? क्योंकि जर्मन लोगों ने फ्रेंच के जो भोले भाले अल्सॉस और लॉरेन के जो लोग हैं उन पर ज़बरदस्ती रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। ऐसा लगता है मानो उन्हें जेल में डाल दिया हो। जेल में कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं होती। सिमिलरली इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। उनसे उनकी मदर टंग, उनकी नेशनल लैंग्वेज छीन ली गई है। तो ऐसा लगता है कि वो एक प्रिजन में कैद है। इसलिए एम हैमिल कोशिश करते हैं और पूरी की पूरी कोशिश करते हैं अपने लोगों के प्रति फ्रेंच नेशन के लिए पेट्रियाटिज़म जगाने में, लैंग्वेज के लिए उनका रिस्पेक्ट जगाने में। वो उन्हें मोटिवेट करते हैं। कौन मोटिवेट करते हैं? एम हैमिल मोटिवेट करते हैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कि यू शुड रिस्पेक्ट योर लैंग्वेज, यू शुड गार्ड इट, और तुम्हारी यही लैंग्वेज एक दिन तुम्हारे इस प्रिजन की चाबी बन के बाहर आएगी। अब अपन आगे प्रोसीड करते हैं और पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है, फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ़ करने के बाद एम हैमिल अपने सब्जेक्ट्स लेना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो ग्रामर का सब्जेक्ट लेते हैं। अब ग्रामर के सब्जेक्ट यानी कि जब वो ग्रामर पढ़ाते हैं तो 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्पेशल बातें बाहर आती हैं। तो आपको ये 2 बातें याद रखनी है, ये जो ग्रामर के चैप्टर से लिंक्ड है। पहली बात तो फ्रांस कहता है कि ही अंडरस्टूड द चैप्टर सो ईजीली, यानी कि फ्रांस को कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज पसंद नहीं थी, उसे कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। उसे अपनी ओल्ड बुक्स, जो उसकी बुक्स हैं, उसे वो ओल्ड न्यूसेंस लगती थी। उन्हें लगता था क्या ये पढ़ना है, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि उसे ग्रामर का चैप्टर बहुत ही ईजिली समझ में आ गया। उसने एन्जॉय किया ग्रामर का चैप्टर। दूसरी बात वो क्या बोलता है कि सिर्फ मैंने ही एन्जॉय नहीं किया, आज ऐसा लगता है कि एम हैमिल ने भी पहली बार किसी चैप्टर को इतने पेशेंस से समझाया हो। और ये दोनों बातें क्यों हुई आज एक साथ? क्योंकि एम हैमिल और फ्रांस दोनों को पता था कि आज उन लोगों का लास्ट दिन है इस फ्रेंच लैंग्वेज के साथ। आज लास्ट लेसन है फ्रेंच में। तो आज ही एक मौका है, आज ही एक चांस है, आज ही एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना पूरा लगाव दिखा सकते हैं और पूरा जी जान लगा सकते हैं इस फ्रेंच लैंग्वेज को आखिरी बार सीखने में। इसलिए भी एम हैमिल ने एज अ टीचर कोई कसर नहीं छोड़ी पढ़ाने में, और फ्रांस ने भी फुल फ्लेज अटेंशन दिया। तो यही 2 बातें ग्रामर के चैप्टर से लिंक्ड है। जब ग्रामर का चैप्टर फिनिश होता है तो पेज नंबर 7 पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है कि इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंस्टेंस लिखा है, बुक से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक। यहाँ पे पुअर मैन किसे बोला गया है? यहाँ पे पुअर मैन बोला गया है
एम हैमिल को। पुअर मैन एम हैमिल को इसलिए नहीं बोला गया कि एम हैमिल गरीब थे, पुअर मैन इसलिए बोला गया है क्योंकि एम हैमिल वॉज हेल्पलेस दैट डे। बीइंग अ फ्रेंच टीचर, वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनसे ज़बरदस्ती उनकी जॉब छीन ली गई थी। वहाँ पे फ्रेंच को पढ़ाने पे रोक लगा दी गई थी, और चूँकि एम हैमिल एक फ़्रेंच टीचर थे और अब फ्रेंच नहीं पढ़ाने जाने वाली थी, तो उन्हें ये जगह छोड़ के जाना था, या अपना क्लासरूम छोड़ के जाना था, अपनी लैंग्वेज को छोड़ना पड़ा था। तो ही वॉज अ पुअर हेल्पलेस मैन, ही कुडंट डू एनीथिंग। और इसलिए उन्हें यहाँ पे बोला गया है कि एम हैमिल एक पुअर आदमी की तरह बच्चों को सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे। उनका उस दिन लास्ट लेसन था, लास्ट डे था अपने बच्चों के साथ, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के साथ। तो उन्होंने कोशिश की कि क्लासरूम में जितने भी बच्चे मौजूद हैं उन सबको वो पूरी की पूरी नॉलेज आज एक ही दिन में दे दें, क्योंकि कल से उनके पास ये मौका ही नहीं है। इसलिए ये लाइन लिखी गई है, ही वॉन्टेड टू पुट एवरीथिंग एट वन स्ट्रोक। वो चाहते थे आज मैं एक ही दिन में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों को दे दूं, बिकॉज ना तो बच्चों के पास अब अपॉर्चुनिटी है और ना ही एम हैमिल के पास अपॉर्चुनिटी है फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने की और आगे सिखाने की। एम हैमिल ने जो नेक्स्ट सब्जेक्ट लिया था वो था राइटिंग। कौन सा था सब्जेक्ट? राइटिंग। अब राइटिंग की जब टॉपिक एम हैमिल ले रहे थे, उस लेसन में भी एक स्पेशलिटी थी, यानी कि जब वो ये चैप्टर राइटिंग का पढ़ा रहे थे, राइटिंग टॉपिक ले रहे थे, एक और स्पेशल बात जो सामने आई। ग्रामर में क्या सामने आई थी कि फ्रांस बोलता है कि उसे बहुत अच्छे से समझ में आया, और एम हैमिल ने भी आज बहुत ही पेशेंस से चैप्टर समझाया। अब ऐसे राइटिंग का जब चैप्टर हुआ तो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। ये सब बातें आपको याद रखनी है। मैं आप लोग को शॉर्ट में भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको चैप्टर का एक एक चीज़ एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चैप्टर आपको रट जाए। तो ठीक है, तो राइटिंग के चैप्टर में क्या हुआ, एम हैमिल अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसी छोटी छोटी बहुत ही सुंदर कॉपीज़ लाए जिसपे फ्रांस अल्सॉस करके सर्कुलर वे में लिखा हुआ था। आपको अच्छे से पता है, क्या पता है आपको कि फ्रांस जो है, फ्रांस इन लोगों का नेशन है और अल्सॉस डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ये लोग रहते हैं। ठीक है, फ्रांस इज़ द नेशन, अल्सॉस जिस डिस्ट्रिक्ट में एम हैमिल पढ़ाते हैं, ये स्कूल है, फ्रांस भी पढ़ता है। तो फ्रांस और अल्सॉस को सर्कुलर वे में कॉपी में प्रिंटेड थे नाम, फ्रांस अल्सॉस, और इन कॉपीज़ को डिनोट किया गया है एज फ्लैग्स। फ्लैग्स क्यों डिनोट किया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉपीज़ दे वर सिम्बॉलिक ऑफ द पेट्रियाटिज़म जो एम हैमिल के अंदर था, और वो पेट्रियाटिज़म जो वो चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स में भी बाहर आए, ताकि वो इस मुश्किल घड़ी में अपने देश के प्रति अपना विश्वास और अपना पेट्रियाटिज़म ना खोएं। तो जैसे कि हम देखते हैं किसी भी कंट्री का फ्लैग होता है तो उसमें कुछ ना कुछ सिंबॉलिक होता है उस कंट्री से रिलेटेड। ठीक है, जैसे हमारी कंट्री का फ्लैग है, उसमें हम बीच में देखते हैं अशोक चक्र बना हुआ है, तो वी कैन ईजिली रिकॉग्नाइज कि ये फ्लैग इंडिया का है। तुम कनाडा का फ्लैग देखते हो तो उसमें मैपल लीफ बनी हुई है। सो फ्लैग से हम कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये किस कंट्री का है। तो इस कॉपीज़ इन कॉपीज़ को भी फ्लैग्स से कैसे कंपेयर किया गया है, क्योंकि इन कॉपीज़ में भी फ्रांस अल्सॉस लिखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये डिनोट करती हैं फ्रेंच लोगों की पेट्रियाटिज़म को। इसलिए एम हैमिल का मकसद था ये कॉपीज़ देने से कि ताकि लोग अपने फ्रांस देश को कभी ना भूलें, अपने डिस्ट्रिक्ट को कभी ना भूलें, और बहुत ही इम्पॉर्टेंटली अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को ना भूलें। तो ये कॉपीज़ को फ्लैग से डिनोट करने का मतलब यही है कि एम हैमिल चाहते थे पेट्रियाटिक फीलिंग को जगाना। ही वांटेड टू अराउज पेट्रियाटिक फीलिंग अमंग द स्टूडेंट्स दोज हु वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो यही स्पेशलिटी है ग्रामर के चैप्टर की। अब राइटिंग का टॉपिक चल रहा था। फ्रांस बोलता है कि क्लास में सब लोग बहुत ही शांत तरीके से अपना काम कर रहे थे, यानी कि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं थी। क्लासरूम में एकदम से बाहर से कुछ बीटल्स उड़ के आए, बीटल्स यू नो स्मॉल इंसेक्ट्स, वो ऐसे उड़ के अंदर आए, तो भी क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। हम जनरली देखते हैं हमारी खुद की क्लास में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो पूरे 50 के 50 बच्चे पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन उस दिन सारे के सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे, काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव थे, बिकॉज दे ऑल न्यू
कि ये उनका लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज के साथ, और वो चाहते थे कि वो अपना फुल फ्लेज अटेंशन इस चैप्टर में दें, तो कोई भी डिस्टर्बेंस होता वो ध्यान नहीं देते। फिर फ्रांस बोलता है कि क्लासरूम के रूफ टॉप पर, ऊपर क्लासरूम के छत पे बोल सकते हैं, वहाँ पे कुछ पिजन्स थे। कौन थे? पिजन्स बैठे थे। और पिजन्स की वॉइस अगर आपको पता है, जैसे बिल्ली की होती है म्याऊ म्याऊ, ऐसे पिजन्स की होती है कू, COO। तो फ्रांस बोलता है कि पिजन्स वर कूइंग वेरी लो, यानी कि वो बहुत धीरे धीरे कू कू ऐसी आवाज़ें निकाल रहे थे। मानो लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का गम है कि हमसे फ्रेंच लैंग्वेज बोलने का मौका छीन लिया गया है। और फिर फ्रांस गुस्से में एक बात बोलता है, आप पेज नंबर 7 पे पढ़ सकते हैं, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। He says that, will they make them sing in German, even the pigeons? फ्रांस का ये लाइन बोलना उसका गुस्सा दिखाता है, उसका एंगर दिखाता है, उसका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, उसका इरिटेशन दिखाता है। वो बोलता है कि तुमने, मतलब वो हम रीडर से बोलता है कि ये जर्मन लोगों ने हम फ्रेंच लोगों पर तो कब्ज़ा कर लिया, हम पर तो ज़बरदस्ती प्रोहिबिशन लगा दिए, हम पे तो रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि तुम फ्रेंच नहीं बोलोगे, तुम सिर्फ जर्मन ही बोलोगे। लेकिन क्या अब ये छोटे छोटे पक्षियों को भी मजबूर करेंगे कि वो अपनी कू की आवाज़ भी जर्मनी में निकाले? तो फ्रांस हम क्या पढ़ते थे, फ्रांस को अपनी लैंग्वेज से लगाव नहीं था, कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज जब उसे मौका छिन गया है तो एकदम से उसके अंदर अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति अफेक्शन जागता है। ऐसा होता है जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती, जब हमारे पास चीज़ होती है तब हम उसकी कदर नहीं करते, एंड जब हम मौका खो देते हैं उस चीज़ को यूज़ करने का, तब हमें उसका असली इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो अब फ्रांस को भी फ्रेंच लैंग्वेज का असली इम्पोर्टेंस पता चल चुका था, और अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों फ्रेंच लैंग्वेज उससे छीनी गई। और ये लाइन यही दिखाती है कि फ्रांस भी कहीं ना कहीं एक ट्रू फ्रेंच पेट्रियट था, और उसके अंदर भी गुस्सा था। जैसे कि एम हैमिल हेल्पलेस थे, इन द सेम वे फ्रांस भी हेल्पलेस था। मैं आपको हर एक पॉइंट का एक मल्टी डायमेंशनल लुक देने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर्स यू कैन इंक्लूड दीज पॉइंट्स। कोई भी आपका आंसर गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप चैप्टर को समझ के पढ़ेंगे तो इंग्लिश आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। फ्रांस कहता है, ऐसे ही हमारा ग्रामर का चैप्टर हुआ, राइटिंग का चैप्टर चल रहा था, वो एक और बात हमसे रीडर्स से शेयर करता है। कहता है कि एम हैमिल की उस दिन ऐसी हालत थी कि वो कभी किसी चीज़ को देखते थे तो कभी किसी चीज़ को देखते थे। यानी कि अब आपको पता ही है एम हैमिल को ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज अब पढ़ाने वाला नया टीचर आने वाला है कल से। कि हमारा ऐसे ग्रामर का चैप्टर हुआ, फिर राइटिंग का हुआ, और वो एक बात हम सबसे और कहता है, वो देखता है क्लास में कि एम हैमिल कुर्सी पे बैठे हैं और कभी क्लासरूम की किसी चीज़ को देखते हैं तो कभी किसी चीज़ को देखते हैं। यानी कि अब आप सबको पता ही है 40 साल से वो इस क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, 40 साल से वो अपनी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज से अटैच हैं, और एकदम से उन्हें सब कुछ छोड़ के बाहर जाना है। उन्हें अब फ्रेंच लैंग्वेज और नहीं पढ़ानी है, उन्हें अभी बच्चों से बातचीत करने का मौका और नहीं मिलेगा। तो उनके लिए दिस एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी टफ। उनके लिए ये सिचुएशन हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है। उन्हें सब चीज़ की याद आने वाली है। वो जहाँ भी नई जगह में जाएंगे उन्हें अपने बच्चों की याद आएगी, उन्हें अपने फ्रेंच लैंग्वेज की याद आएगी, उन्हें अपने क्लासरूम की याद आएगी। क्लासरूम के बाहर जो इतने सुंदर सुंदर उन्होंने कभी पेड़ लगाए थे उनकी याद आएगी, क्लासरूम की बेंचेस की याद आएगी। तो वो चाहते हैं कि मैं भी क्लासरूम में हर एक चीज़ को जी भर के, मन भर के देख लूँ, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे इस क्लासरूम का सीन, इस क्लासरूम का एरा। तो इसलिए फ्रांस कहता है कि एम हैमिल कभी यहाँ देखते तो कभी वहाँ देखते, मानो वो इस पूरे एरा को, इस पूरे सीन को अपने दिमाग में कैप्चर और फिट करना चाहते हों। अब ऐसे ग्रामर का चैप्टर हुआ, राइटिंग का चैप्टर हुआ, फिर हिस्ट्री का चैप्टर हुआ। हिस्ट्री का चैप्टर के बारे में ऐसा कुछ अलग से बात नहीं दी गई है। उसके बाद फोनेटिक्स का चैप्टर हुआ, जो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। यहाँ पे आपने बुक में पेज नंबर 8 में पढ़ा होगा, लिखा हुआ है बा, बे, बी, बू। एक्चुअली ये सब सारे साउंड्स यहाँ पे क्यों दिए गए हैं, ये बताने के लिए कि क्लास में फोनेटिक्स का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। अब फ्रांस कहता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है गाइस की बैक बेंचेस पे कौन 3 लोग बुढ़े बैठे थे। एक था ओल्ड हॉजर। कौन था?
ओल्ड हॉजर, एक था फॉर्मर मेयर और एक था पोस्ट मास्टर। तो ऐसे ही जब ये फोनेटिक्स का चैप्टर चल रहा था तो ओल्ड हॉजर अपने हाथ में प्राइमर पकड़ के, प्राइमर कौन सा, बिगनर्स के लिए एक रीडिंग बुक होती है, यानी कि अगर आपको पढ़ना सीखना है तो एक इनिशियल बुक जो आप मार्केट से खरीदते हो उसे आप कहते हो प्राइमर। तो ओल्ड हॉजर के हाथ में वो प्राइमर थी और वो भी एक छोटे बच्चे की तरह ये अल्फ़ाबेट्स को रिपीट कर रहा था। तो फ्रांस बोलता है हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम एक तरफ रोएं कि हंसें क्यों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा था, एक इतना बूढ़ा आदमी बच्चे की तरह अल्फ़ाबेट्स रिपीट कर रहा था। और रोना क्यों आ रहा था फ्रांस को, क्योंकि ये सबके लिए एक बहुत ही दुखद मोमेंट था कि उनका ये आखिरी मौका था अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने का। कल से कोई फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखा पाएगा, कोई एम हैमिल नहीं आने वाले हैं, एक नया टीचर एक फॉरेन लैंग्वेज यानी कि जर्मन लैंग्वेज को सिखाने आने वाला है। तो इट वॉज मोमेंट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस यू कैन से, यानी कि एक तरफ हंसी आ रही थी ओल्ड हॉजर की हालत देखते हुए और एक तरफ रोना आ रहा था कि क्या सिचुएशन आ गई है कि लोगों को अपनी नेशनल लैंग्वेज सीखने का मौका उनसे ले लिया गया है। अब फ्रांस कहता है ऐसे ही सारे चैप्टर्स होते गए, हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। पहला किसका हुआ, ग्रामर का चैप्टर, फिर किसका हुआ, हमारा राइटिंग का चैप्टर, यस वेरी गुड, फिर हिस्ट्री का, फिर फोनेटिक्स का। और वो कहता है ऐसे करते 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 क्लॉक में 12 बज गए और एंजेलस बज गई। अगर आप में से कोई भी कॉन्वेंट या मिशनरी स्कूल में पढ़ता है तो आपको अच्छे से पता होगा एंजेलस क्या होता है। एंजेलस इज़ द चर्च बेल, यानी कि अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो 12 बजे एक गॉड बेल बजती है, यानी कि वहाँ पे बच्चे क्या बोलते हैं, गॉड बेल। गॉड बेल यानी कि चर्च में एक बेल बजती है, घंटी बजती है और आप सब उठ के भगवान को प्रे करते हैं एंड देन यू विश योर टीचर्स गुड आफ्टरनून। तो ऐसे ही वहाँ पे भी 12 बज गए थे, चर्च बेल बज गई थी। और जो फ्रांस कहता है ना एकदम चैप्टर के स्टार्टिंग में कि प्रूशियन सोल्जर्स कहाँ क्या करने गए थे, दे वर ड्रिलिंग, वो लोग मार्च पास्ट करने गए थे, परेड करने गए थे, वो लोग वापस आ गए। तो अब टाइम था कि स्कूल को डिसमिस किया जाए। अब चूँकि स्कूल को डिसमिस करने का समय था तो एम हैमिल उठे अपने चेयर से एंड ही थॉट टू एड्रेस द स्टूडेंट्स। उनको लगा कि मैं अपने बच्चों से कुछ बोलूं, लेकिन वो बस इतने 2 शब्द ही बोल पाए। उन्होंने क्या बोला, माई फ्रेंड्स, और उनका एकदम से गला चोक हो गया। आपने देखा होगा कभी टीवीज़ में या कभी कोई भी किसी बंदे को अवार्ड मिलता है तो वो अपने स्पीच देता है अवार्ड के बाद और वो इमोशनल हो जाता है अपनी फैमिली की तारीफ़ करते हुए कि वो बहुत ही एक हम्बल ड्वेलिंग से आया है, फिर उसे इस मुकाम पे पहुंचाया गया। ऐसा करते करते वो इमोशनल हो जाता है दुख के कारण या खुशी के कारण। लेकिन यहाँ पे एम हैमिल दुख के कारण काफ़ी इमोशनल हो गए थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब फाइनली वो समय आ गया है कि अब उनसे वो मौका छीना जाने वाला है कि वो आगे और फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ा पाए, क्योंकि अब कल से ना तो वो इस क्लास में होंगे ना वो इन बच्चों को कभी मिल पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि आखिरी बार मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ बोलता हूँ, लेकिन उनका गला एकदम से चोक हो गया। उन्होंने सिर्फ क्या बोला, माई फ्रेंड्स, और आगे वो बोल ही नहीं पाए। फिर उन्होंने क्या किया, वो फटाफट ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े और उन्होंने 3 मैजिकल स्पेशल शब्द लिखे। और वो 3 मैजिकल शब्द क्या थे, उन्होंने लिखा विव ला फ्रांस। विव ला फ्रांस मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि वो आखिरी टाइम में भी अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में फ्रांस के प्रति पेट्रियाटिक फीलिंग जगाना चाहते थे। लेकिन वो इतने इमोशनल हो गए, उनका गला भर गया, वो बोल ही नहीं पाए और उन्होंने 3 शब्दों में सब कुछ बयां कर दिया। क्या बोला, विव ला फ्रांस, यही बोला। इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी कि उन्हें दुख था कि उनसे लैंग्वेज पढ़ाने का मौका छीना गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक विश्वास था, ट्रस्ट था कि नहीं, फ्रांस को कभी कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये 3 शब्द ब्लैक बोर्ड में लिखे और दीवार के बल अपना सर कर लिया और क्या बोला, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और फाइनली उन्होंने बच्चों को बोला कि अब आप सब जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, फिर पार्ट 3 देखें, आपको पूरी तरीके से चैप्टर क्लियर हो जाएगा और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप द लास्ट लेसन से सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपसे इस चैप्टर की वोकैबुलरी शेयर करूँगी ताकि आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाएँ और हम NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड अपने फ्रेंड्स से प्लीज़ ये वीडियो शेयर भी कीजिए। सो टिल देन बाय।